तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, आबाद होंगे और खुश होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम एक फिल्म देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को देखते हैं, जहां पर वीआईपी स्टैंड्स में निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा हुआ था। मैच चल रहा था, लेकिन निकी का ध्यान गेम से ज्यादा क्राउड के ऊपर था। उसने एक खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। वहाँ बैठे हुए एक आदमी लिऊ यान ने कहा कि मुझे भी इस शर्त में हिस्सा लेना है, जिसके लिए निकी मान भी गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे पास का नंबर गेस किया था, इसीलिए वो शर्त जीत गई। लिवियान ने बिना किसी झिझक के पैसे दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो गई कि मुझे इस गेम की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन निकी शर्त पर कूद पड़ा और उसने $1000 की शर्त लगाई। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निकी ने जिस टीम पर दाव लगाया था वो सही निकला। उसने शर्त जीती और पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए। लिऊ यान शर्त हारने के बाद भी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि अब की बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का सवाल ये था कि अब की बार वो बॉल को पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। निकी 5000 का दाव खेलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो मान ही गया। लिऊ यान ने गेस किया कि वो भागेंगे और निकी ने कहा कि पास करेंगे, और सीटी बजते ही प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निकी अब $5000 हार गया। अब निकी ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, 5000 हार गए, अब बंद करते हैं, और उसने जेस से कॉफी पीने चलने को कहा। लेकिन लिऊ यान ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, $5000 से क्या होता है, एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की। और आखिरकार निकी मान ही गया। और अब सवाल था कि ये प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निकी ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ, पास दे देगा ये, लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निकी $15,000 हार चुका था। पैसे निकालते हुए निकी थोड़ा परेशान हुआ। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि चल इस बार 50,000 की लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक गई, लेकिन निकी गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अगली शर्त फिर से हार गया, जिसके बाद उसे 50,000 और देने पड़ गए। अब जेस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निकी के ऊपर उसका गुस्सा और ईगो भारी पड़ गई। उसने बिना सोचे समझे अगली शर्त लगा दी $1,00,000 की। लिऊ यान ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। निकी ने बिना कुछ ज्यादा कहे कैश का पूरा एक बंडल टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद तो लिऊ यान भी एक्साइटेड हो गया। अब निकी ने शर्त लगाई कि अगला पास देखना इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निकी ने अब लाखों डॉलर्स का नुकसान उठा लिया था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसकी इस हरकत से जेस भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निकी ने कहा कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होगा। लिऊ यान लगातार जीत रहा था, तो अब वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने निकी को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया। लिऊ यान ने अपना पत्ता निकाला, जो थी 5 की पंजी। निक को अब बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। जीतने का चांस काफी ज्यादा था। निक ने पत्ता उठाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो तिग्गी निकली, तिग्गी। ये देखकर तो जेस तुरंत ही कुर्सी से नीचे गिर गई। निकी ने जब गेम स्टार्ट की थी तो सिर्फ $4,000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन लिऊ यान अभी भी उसे और चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि यही होता है बेटे, उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। निकी ने रुककर एक और शर्त लगाई, $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा नया था। निकी ने चैलेंज दिया कि लिऊ यान किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और अगर निकी ने उसका जर्सी नंबर सही से गेस कर लिया तो जीत उसकी। लिऊ यान इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि ये तो भाई दिमाग पढ़ने वाली बात हो गई। उसे लग रहा था मानो निकी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे थोड़ा शक भी था कि कहीं निकी कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निकी ने कहा कि चल मैं गेस भी नहीं करता, इस बार जेस करेगी गेस। जेस ने गुस्से से निकी को देखा। उसे
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या चांस है कि इतने लोगों में मैं जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन लियू यान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच छोटी सी झड़प हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निकी ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल दो। लियू यान ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। कैसे गेस करे? तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जेस को समझ आ गया कि ये सब निकी के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से लियू यान दंग रह गया। जेस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निकी को पहले से कैसे मालूम था कि लियू यान उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा, लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। 2 बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निकी ने जेस को बताया कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो लियू यान को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल लियू यान हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निकी की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही लियू यान ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने लियू यान की गाड़ी में एक गाना चलवाया था, जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से लियू यान का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खिंचा जा रहा था। साथ ही उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि इस पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहें, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। ये सब सुनकर तो जेस निकी से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है। कुछ दिन पहले की ही बात है। निकी एक कमरे में बेड पर था और उसके सर पर एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी। उसके पास में ही जेस बैठी थी, जिसे वो बस कुछ ही दिन पहले मिला था। ये साफ दिख रहा था कि निकी को किसी ने अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने सीधा कह दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला लो। गन वाले आदमी ने उसके रिएक्शंस को समझा और तुरंत पहचान गया कि ये आदमी खिलाड़ी है, हमसे बड़ा ठग है ये। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक एक बेहतरीन ठग है जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भी बहुत सफाई से। जेस ही उसे फंसाकर इस कमरे में लाई थी, तो उसने जेस के अंदर एक नेचुरल टैलेंट देखा। जेस उस वक्त तक कुछ नहीं समझ पाई थी। खैर, जब वो बंदूक वाला आदमी चला गया तब निकी ने जेस से कहा कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है और अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से तराश लिया तो सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हो। निकी ने कहा कि हमारा तो पारिवारिक धंधा ही है, मेरा बाप, उसका बाप सब ठग थे, वो पुश्तैनी ठग है। हर ट्रिक, हर एक चाल उसके लिए एक गेम थी। जेस ने बिना समय गवाए थोड़े पैसे निकाले और कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निकी ने भी समय बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। बाहर जाते वक्त भी निकी ने जेस की एक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता तक नहीं चला था। जब तक जेस समझ पाती कि हुआ क्या है तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निकी उसका वॉलेट निकाल चुका था। इन सारे कारनामों के बाद निकी ने कहा कि हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। उस दिन निकी ने उसे गुड बाय के अलावा कुछ और नहीं कहा। कुछ महीने बाद जेस ने उसे न्यू ऑर्लिन्स शहर में ढूंढ निकाला, जहां निकी ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उन दोनों की मीटिंग भी असल में एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि जेस उनकी टीम को ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। जब जेस ने हामी भरी तो निकी ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। आज जेस की पहली प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी। वो मैप हाथ में लेकर कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जेस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक और औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया और सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक भी नहीं हुआ।
निकी ये सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा था। उसने टीम से कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, अब उसके उड़ने की बारी है। जेस ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया और उसकी हर चोरी के साथ निकी की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। अब निकी ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट के लिए भेज दिया। इस बार ये एक हाईटेक फ्रॉड था। खास तरह के लेंसेज की मदद से वो लोग दूसरों के पत्ते देख सकते थे और फिर अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा देते। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड चुराने का सिस्टम भी चल रहा था। कार्ड को चुरा कर चुपके से एक टीममेट के पास भेजा जाता, जहाँ एक डिवाइस उसके डेटा को कॉपी करता और फिर वो कार्ड वापस उसी शख्स की पॉकेट में चला जाता। जब तक किसी को कुछ पता चलता तब तक पूरा अकाउंट खाली हो जाता। एक और ठगी का सिस्टम था, नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता तो मशीन में उसका पिन अपने आप स्टोर हो जाता। फरहाद उस मशीन को चुपचाप हटाकर सारा डेटा ले जाता। सारे क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और आखिर में उनके डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जेस ने एक दिन एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निकी ने कहा कि इसे तुरंत उतार दो। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजों को बेचना होगा, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जेस पहली बार इतने बड़ी लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई हुई चीजों के पहाड़ के बीच में खड़े होने का फील कुछ और ही था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था नाटक करना। फरहाद बेहोश हो गया और जेस चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो प्लीज। एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा टीम के बाकी लोगों ने आसपास के अमीरों का सामान चुरा कर उठाया और फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गई। ये सब कुछ इतना अच्छे से प्लान था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात उन सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग होने वाले थे। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर जानते थे कि निकी का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जेस के सामने वार्निंग भी दी कि इसे जुए में उड़ा मत देना। अगली सुबह निकी जेस को ले गया स्टेडियम के VIP लाउंज में। उसने जेस के सामने पूरा तमाशा किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। जेस उस वक्त तक निकी के थोड़े थोड़े प्यार में पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसे ये सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन निकी ने शुरुआत से ही उसे बस ठगी के लिए ही अपने ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 कैश दिया और आखिर में कहा गुड बाय। जेस ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया था। एक तरफ वो निकी से सच में प्यार कर बैठी थी, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है क्योंकि निकी ने अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और जेस ने अब उसका असली रंग देख लिया था। लगभग 3 साल बाद हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में घुसते हुए देखते हैं और जल्द ही हमें निकी भी वहां नजर आया। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के वक्त उसकी एक रेस कार टीम के मालिक गरिया के साथ मीटिंग थी। गरिया की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वो इस एल्गोरिदम को और बढ़िया करके अपने जीतने के चांसेस और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निकी को काम पर रखा। प्लान बिल्कुल सिंपल था। निकी उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा, फिर वो ऐसा दिखाएंगे कि उसके और गरिया के बीच में लड़ाई हो गई है ताकि दूसरी टीम्स उनके जाल में फंस सकें। इसके बाद निकी फिर EXR का एक फेक वर्जन बेचेगा राइवल टीम को और असली सिस्टम गरिया की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निकी को €1 मिलियन मिलने वाले थे इस काम के लिए और फेक सिस्टम बेचने से जो कमाई होगी वो भी उसकी। निकी ने इस काम को मजाक समझा। इतना सिंपल स्कैम तो वो नींद में भी कर सकता था, लेकिन गरिया के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधा निकी को धमकाते हुए कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो गोली सीधी छाती में मारूंगा तेरी। निकी ने एक टक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी अटेंड करने के लिए निकल गया। उनका प्लान था भीड़ के बीच में अपना झगड़ा करना, पर उनका प्लान तो तभी बिखर गया जब जेस ने एंट्री मारी, एक लाल ड्रेस में सीढ़ियों से उतरते हुए, और वो सीधा जाकर गरिया के गले लग गई। ये देखकर निकी का दिमाग घूम गया। उसने जेस को 3
साल से देखा ही नहीं था और अब वो किसी और के साथ थी, और वो भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा है। जेस ने आराम से निक्की के पास आकर कहा कि अब मैं कोई ठग नहीं हूँ और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। उसने ये भी कहा कि गेरिया को निक्की और उसके बीच के पुराने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता और कहा कि अगर ये बात दबी रहे तो ही बेहतर होगा। ये सब सुनकर निक्की का खून खौल गया। उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। पहले उसे लड़ने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत थी, अब तो उसे वैसे ही खुंदक आ रही थी गेरिया पे, और उसने सबके सामने जबरदस्त झगड़ा किया। ये ड्रामा राइवल रेसिंग टीम को बहुत पसंद आया। जल्द ही सिक्योरिटी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में आ चुका था। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधी बात की कि 3 मिलियन यूरोज लगेंगे, EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ मैं। रेस कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं थी तो मोल भाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत ट्रैक को टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर मालिक का चेहरा खिल गया। निक्की ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दूसरी तरफ जेस सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निक्की का चले जाना जरूरी था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने कहा कि निक्की अब भी जेस से प्यार करता है। फरहाद ने एक बक्सा जेस को दिया जिसके अंदर वही नेकलेस था जो जेस को पसंद आया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो असली है या नकली, लेकिन उस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उस नेकलेस को देखकर जेस का मन पिघल गया। जेस के मुंह से तो ये निकला कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा था। वो अब भी उसके लिए कुछ तो महसूस करती थी। खैर जल्द ही डील का दिन आया और निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे गया। बदले में एक हट्टे कट्टे इंसान ने उसके हाथ में 3 मिलियन यूरोज थमा दिए। लेकिन निक्की का नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो बिना रिस्क के काम नहीं करता। उसने उस सॉफ्टवेयर की एक एक कॉपी चुपके से सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी। हर एक हैंडशेक में नए यूरोज, जिससे हाथ मिलाया मिलियंस में पैसे ले लिए। जब तक रेस शुरू नहीं हुई किसी को पता ही नहीं चला कि सभी के पास एक ही सिस्टम है। उस रात निक्की ने भागने की जगह जेस को मैसेज की। अगर समय रहते वो आ गई तो वो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। आखिरी समय पर जब वो हार मान के निकलने लगा तो जेस आ गई, लेकिन अभी भागने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसी वक्त वही हट्टा कट्टा आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से उसे 3 मिलियन यूरोज दिए थे वो निक्की के सामने आ गया। दरअसल वो गेरिया का आदमी था। अब वो सब कुछ सच पता कर चुका था कि निक्की ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे गेरिया के 1 मिलियन यूरोज के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो अपना पूरा गियर पहनकर निक्की की कार से जानबूझकर टकरा गया। निक्की और जेस एक घातक एक्सीडेंट के बाद पकड़े गए। उन दोनों को बांधने के बाद सारा कैश गेरिया के सामने रख दिया गया। निक्की की इस हरकत से गेरिया बहुत गुस्से में था। उसने इस प्रोग्राम को बनाने में 40 मिलियन यूरोज लगाए थे और अब सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गेरिया समझ ही नहीं पाया कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब निक्की ने कुछ नहीं बताया तो गेरिया ने जेस का नाक दबा दिया, जिसके बाद उसकी सांसें रुकने लगी और निक्की ये देखकर टूट गया। उसने सब कुछ बताया कि उसने जेस का अपने लिए पुराना प्यार जगाकर उसे एक नेकलेस पहना दिया जिसके अंदर एक खास चिप लगी हुई थी। जैसे ही गेरिया ने वो सॉफ्टवेयर खोला उस नेकलेस के जरिए निक्की ने उसका पासवर्ड और डेटा चुरा लिया। ये सुनकर तो जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर गेरिया और उसके लोग हंसने लगे। उन्हें कहानी तो अच्छी लगी, लेकिन उन्हें निक्की की बात पर भरोसा नहीं हुआ। गेरिया ने बताया कि जेस उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं जानता हूँ ये पैसों के लिए मेरे साथ थी। उधर जेस ने भी कबूल किया कि वो सिर्फ उसकी महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी। निक्की इस बात से हैरान था कि जेस ने उसे जलाने के लिए गेरिया के साथ प्यार में होने का नाटक किया था। अब दोनों ही पकड़े गए थे। गेरिया ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने बुचर से पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की बोलने लगा बुचर ने गोली चला दी। वो गोली सीधी निक्की के सीने में घुस गई। गेरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर बुचर से कहा कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्डर के चक्कर में अंदर हो गया ना मैं तो जिंदगी खत्म। उसने बुचर को तुरंत निकाल दिया और वेयरहाउस से भाग गया। जेस बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन बुचर ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वो असलियत में निक्की का ही आदमी था और सच कहूँ तो उसका बाप हूँ मैं।
असली बाप। उसने गोली जानबूझकर दिल के साइड में चलाई थी। उसने टेप से जख्म को सील किया, सुई से खून निकाला और उसकी छाती में एयर प्रेशर को स्टेबलाइज किया। अचानक निकी ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। वो अब भी जिंदा था। ये एक्ट थोड़ा पागलपन से भरा हुआ था, लेकिन काम तो कर गया। पैसों का ढेर उनके पीछे पड़ा था और वो तीनों वहां से निकल गए। निकी दरअसल एक अनाथ था और उसे इसी बटलर ने पाला था। उसने ही निकी को ये सारी चोरी चकारी की स्किल्स सिखाई थी। रूल था कि कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निकी सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर ने दोनों को एक सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। निकी के हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए निकी ने गाड़ी में देखा कि गरिया की 2 लाख यूरोस की घड़ी जेस के हाथ में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। इस चाल